अभी मैं एसपीएसएस की शीट पे हूं, तो जो मेरा पहला एनालिसिस है, जो मैंने आपको उसमें बताया भी हुआ है, उसमें आप सीधा सीधा जाओगे एनालाइज, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, फ्रीक्वेंसीज, और अपने डेमोग्राफिक्स की जो एक्सप्लेनेशन है या जो डेटा है, जितने भी आपने क्वेश्चन डेमोग्राफिक के पूछे हैं, उसको आप इधर कन्वर्ट कर लोगे। इसमें आप थीसिस के लेवल पे चार्ट्स वगैरह की खास जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप स्टिल समझो कि आपने चार्ट्स बनाने हैं, तो ऑब्वियसली आप यहाँ से जो पाई चार्ट्स, बार चार्ट, हिस्टोग्राम वगैरह बना सकते हो। मैं अभी फिलहाल नहीं बना रहा, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था। मैंने ओके किया और इसने मुझे ये 3 टेबल्स दे दिए। ये ऊपर वाला टेबल जो है मिसिंग वैल्यू, ये जरूरी हमने, मतलब वैसे देखने के लिए जरूरी है कि मिसिंग वैल्यू ना हो, लेकिन ये हम अपने थीसिस में या रिसर्च पेपर में इस टेबल को नहीं डालते। दैट मीन्स ये 3 टेबल जो हैं ये हमारे काम के टेबल हैं। ये 3 टेबल मैं यहां से पिक करूंगा। यहां से मैंने क्या किया, इसको कॉपी कर लिया और यहां जाके मैंने इसको फॉर एग्जांपल यहां पेस्ट कर दिया, तीनों टेबल्स। अब दोबारा मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, जितना घर के लिए पेंट और डेकोरेशन जरूरी है, जितना इंसान के लिए साफ सुथरा रहना और मेकअप करना जरूरी है, एंड इस तरह की सारी चीजें, इसी तरह जो आपका थीसिस या रिसर्च पेपर है, उसकी फॉर्मेटिंग जरूरी है। और उस फॉर्मेटिंग में आपके टेबल्स भी आते हैं, एंड टेबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू फॉर्मेटिंग। एपीए स्टाइल में टेबल्स बनाने का पूरा तरीका बताया हुआ है, हम उस तरीके को फॉलो कर रहे हैं एपीए वाले को। तो बजाय इसके कि आप एज इट इज ये टेबल उठा के वहां अपने थीसिस में डालो, आपको इनको फॉर्मेट करना है। एक्सेल बहुत अच्छी जगह है इसको फॉर्मेट करने की, इसलिए कि ये आपको क्विक टूल्स दे देता है। आप जल्दी जल्दी इसको फॉर्मेट कर लेते हो और बहुत सारी चीजों को बेहतर तरीके से फॉर्मेट कर सकते हो। इसके बाद हम इसको उठा के यहाँ पहले फॉर्मेट करेंगे, फिर वर्ड में लेके जाएंगे। वर्ड में जाके थोड़ी सी और फॉर्मेटिंग होती है, थोड़ी सी, ताकि अब टेबल हमारा जो है वो ठीक लगे। अच्छा जी, यहाँ हमने इस टेबल को, अब देखो ये 3 टेबल्स हैं, क्योंकि हमारे डेमोग्राफिक्स एक ही टेबल में आने चाहिए, तो हम इसका एक टेबल अब बनाएंगे। सबसे ऊपर हमारे पास आ रहा है ये जेंडर और ये सारी चीजें। तो पहले सबसे मैं ये करता हूँ कि ये जो वैलिड वाला खाना है, इसकी मुझे कुछ जरूरत नहीं है खास। वैलिड का क्या मतलब है मेरे लिए, फिलहाल कोई मतलब नहीं, मैं इसको डिलीट कर दिया। थोड़ा सा बेहतर हो गया। अगर आप चाहो तो वैलिड परसेंटेज, कम्युलेटिव परसेंटेज रख लो। कई दफा वर्ड्स कम हो रहे होते हैं तो आपको रखना पड़ता है, लेकिन कई दफा ये भी होता है कि ये जब चारों एक सीक्वेंस में आते हैं ना, ये चारों, तो ये प्लेजरिज्म भी शो करते हैं। तो मैं प्रेफरेबली ये समझता हूँ कि इन दोनों को भी हम उड़ा सकते हैं। हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी है और परसेंटेज भी है। इसके साथ एक इशू ये आया कि इसने हमें, जब हमने वैलिड उड़ाया था, तो इसने जेंडर को भी खत्म कर दिया था। तो ये हमें थोड़ा सा याद रखना है कि ये गड़बड़ हुई थी। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हमें टेबल समझ आने लगा। यहाँ फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज ऊपर एक जगह पे रहने दें। ये टोटल जो है ये हर जगह पे आ रहा है, तो मैं टोटल को भी यहां से डिलीट कर रहा हूं। इनफैक्ट ये तीनों डिलीट कर रहा हूं। ये टोटल
और ये भी दो, बल्कि ये थर्ड, ये भी डिलीट कर रहा हूं। अब क्या हुआ है, अब मेरे पास यहाँ एक मुझे मेल एंड फीमेल से ऊपर एक चाहिए फुल बॉक्स, जिसको मैं क्या करूंगा, यहां जाके इंसर्ट कर दिया। ये मेरे पास एक्सपीरियंस है, इससे ऊपर मुझे एक बॉक्स चाहिए, यहां जाके इंसर्ट कर दिया, और इससे ऊपर मेरे पास ऑलरेडी बॉक्स है। अब मैं इन बॉक्स में तीन को यहां से मर्ज कर दूंगा, और ये एक बन गया। ये तीन ऑलरेडी मर्ज्ड हैं, ये तीनों को भी मर्ज कर दूंगा। रैप टेक्स्ट ऑलरेडी है, उसको भी क्लिक कर दें तो बेहतर है। यहां मैंने लिख दिया जेंडर। आई नो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, लेकिन ये करना जरूरी है, इसलिए कि टेबल आपके बेहतर लगने जरूरी हैं। फिलहाल यहां मैंने लिख दिया एक्सपीरियंस, और यहां लिख दिया एजुकेशन। अब ये मेरे पास टेबल कुछ थोड़ी सी शक्ल बनी, लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। इस पूरे टेबल को मैंने सिलेक्ट किया, इसकी टेक्स्ट को, इसको यहां से 12 किया, यहां से इसको टाइम्स न्यू रोमन किया, बिकॉज वहां मुझे 12 एंड टाइम्स न्यू रोमन चाहिए। यहां से इसको सबको सेंटर किया, यहां से इसको मैंने यहां से सेंटर किया, और इसको बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा वर्ड्स लिखे हुए हैं ये वाले, और ये भी, और ये भी, इसको मैंने फिलहाल ऐसे कर लिया। अब जब मैंने इनफ जगह दे दी है सब चीजों के लिए, तो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, ये कुछ डेटा गलत आ गया है इधर ना, एजुकेशन की जगह कुछ गलत डेटा आ गया। खैर, अभी इसको आप यही समझो कि ये एजुकेशन की चीजें लिखी हुई हैं। अब जब मेरे पास ये जगह बन गई है, मैंने यहां से इसको सिलेक्ट करना है, और किसी एक पे जाके डबल क्लिक करूंगा तो ये ठीक हो जाएगा, और इस पे भी जाके किसी एक पे डबल क्लिक करूंगा तो ये मेरा टेबल ठीक हो गया। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि इसके बॉर्डर्स अभी तक वो एसपीएसएस वाले हैं। इसके बाद मैंने इसको यहां से सपोज फुल बॉर्डर पहले दिए, और इसको मैं उठा के, ये टेबल अब किसी हद तक मेरा ठीक बन गया है। या चले एक और चीज कर लेता हूँ, इस वाले को मैं लेफ्ट लाइन कर देता हूँ। इसको मैंने अब यहां से उठाया टेबल को, और अब जो मेरा वर्ड की फाइल है जिसमें मैंने चैप्टर 4 बनाया है, उस पर मैं ले जाता हूँ। वर्ड की फाइल पे लेके मैंने पेस्ट किया तो ये टेबल इस तरह का आ गया। अब इस टेबल को जरा देखेंगे, अभी भी इसमें बहुत सारे मसले हैं एज पर एपीए स्टाइल। जब मैं इस टेबल को वर्ड में लेके आऊंगा तो यहाँ कुछ थोड़ा सा और इसके साथ मुझे फॉर्मेटिंग की चीजें करनी है। वो क्या है जी, यहाँ क्लिक करूंगा, और मैंने इसको कहा ऑटो फिट टू विंडो। क्या किया, दोबारा करने लगा हूं। ये मैंने पूरा टेबल सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, ऑटो फिट, ऑटो फिट टू विंडो। इससे क्या होगा, जितनी मेरी टेक्स्ट लिखी हुई है जहां जहां तक, उस टेक्स्ट के इक्वल मेरा टेबल आएगा। अब ये टेबल किसी हद तक बेहतर बन गया, और एक टेबल बन गया। अब मैंने इसको मजीद ठीक करना है। अब मैंने इसको एपीए स्टाइल में कन्वर्ट करने के लिए, एपीए स्टाइल में एक दो चीजें याद रखो, क्योंकि अगले सारे टेबल्स में ये काम आएंगी। ये जो वर्टिकल लाइंस होती है ना, ये वर्टिकल लाइंस, ये एपीए स्टाइल में नहीं होती।
ये जो वर्टिकल लाइंस हैं जो ऐसे आ रही होती है ऊपर से नीचे, ये एपीए स्टाइल में टेबल्स में नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले अभी हम इसको, मुझे पता है आपको भी लग रहा है कि ज्यादा काम है, बट ये जब आप कर लोगे तो फिर बड़ी जल्दी कर लोगे। इसमें सबसे पहले जाके मैं पूरा टेबल सेलेक्ट करके इसको अगर कर दूं ना नो बॉर्डर, तो मेरे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। जब मैंने नो बॉर्डर किया तो अब ये बिल्कुल बगैर बॉर्डर के टेबल हो गया। लेकिन इसी को सिलेक्टेड रखते हुए अब मैंने इसको एपीए स्टाइल में कन्वर्ट करने के लिए इसकी हेड सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइंस आएंगी और कुछ भी नहीं आएगा। मसलन ये हेडिंग है, लोअर अपर, ये मेरी हेडिंग है, इसके ऊपर अपर लगी हुई है, लोअर, ये हेडिंग है, लोअर अपर, ये हेडिंग है, अपर एंड लोअर, और जो एंड है, बिकॉज ये टोटल अब आ गया और ये टेबल का बिल्कुल एंड है, इस पे हमने लोअर लगा दी। इस टेबल को फॉर तो एग्जांपल अगर आपको, सॉरी, ये लग रहा है कि थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लम है इस टेबल का, मतलब बड़ा कंजेस्टेड सा है, तो आप यहां से जाके इसकी स्पेस जो है वो 1.5 कर दो, 2 कर दो। वैसे 1.5 2 दोनों ठीक है। जी, अब कोई क्वेश्चन करने लगा था? सर ये टोटल के ऊपर वाला जो नहीं होगा, नहीं, ओपनिंग वाला। वो कर सकते हैं वैसे, बिकॉज वो अलहदा है। ऐसे भी आप कर सकते हो कि आप इसको अपर लगा दो, सही कह रहे हो, वो एक अलहदा चीज बन सकती है। लेकिन सारे टेबल्स में ऐसे नहीं होता, तो मैंने कहा ये ना हो कि कहीं कंफ्यूजन आ जाए कि लास्ट वाली दो पे होना चाहिए। बट नाउ वी आर कंसिडरिंग दिस टोटल एज अ सेपरेट इंफॉर्मेशन। एक और चीज भी हो सकती है, मैं इसको खत्म करके इस पूरे खाने को ही खत्म कर देता हूं, और अब मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है। ये जो बिल्कुल निचला हिस्सा है ना इसका, टेबल के बाद, टेबल इज फिनिश्ड, टेबल के बाद वाला जो हिस्सा है, इसमें अगर मैं कोई ऐसी इंफॉर्मेशन देना चाहूं तो मैं इसमें अपनी इंफॉर्मेशन दे सकता हूं कि n इज इक्वल टू 309। ठीक हो गया? या फिर फॉर एग्जांपल ये कुछ लिखी हुई है चीज जो उसको मैंने पूरा नहीं लिखा, ऐसे ही कुछ 1 2 3, मतलब खैर अभी नहीं वो बता रहा, लेकिन कोई चीज नोट लिखना हो ना कि टेबल के बारे में, फॉर एग्जांपल एब्रीविएशन लिखनी हो, तो वो आप फिर यहाँ लिख देते हो। फॉर एग्जांपल मैंने ऊपर कोई एफ लिखा होता और उसका मैंने बताना होता कि क्या मतलब है, तो मैं लिख देता एफ इज फॉर्मलाइजेशन। तो ये जो भी इसकी टेबल की इंफॉर्मेशन है ये मैं इसके नीचे लिख सकता हूँ। एक चीज और अभी जो मैंने करनी है, ये आपके पास आपका टेबल है, टेबल की हेडिंग जो है वो ऊपर देना लाजमी है। ये भी एक थोड़ा सा आर्ट है कि टेबल की हेडिंग कैसे देंगे। यहां मैंने देना है इसको, टेबल को हेडिंग। अब टेबल की हेडिंग देने का तरीका जरा गौर से सुन लो। हो सकता है कि टेबल, कोई भी टेबल आपके चैप्टर 3 में आए, कोई टेबल चैप्टर 4 में आए, कोई टेबल चैप्टर 5 में आए, कोई टेबल चैप्टर 1 में आए। हम सपोज कर रहे हैं कि ये चैप्टर 4 का टेबल है, और चैप्टर 4 में ये, चैप्टर 4 शुरू होने के बाद ये पहली दफा, सॉरी, पहला टेबल आएगा। अगर ये ऐसी बात है तो मैं इस टेबल का नाम रख दूंगा टेबल 4.1 कोलन
सैंपल डेमो ग्राफिक्स तो मैंने सिलेक्ट किया, इसको दरमियान में ले, ये आपका टेबल बन गया जनाब। बाकी हल्की फुल्की जो फॉर्मेटिंग आप हल्का फुल्का आपके पास ऑप्शन है कि आप किसको बोल्ड करना चाहते हो, किसको क्या करना चाहते हो। सो इंपॉर्टेंट चीजें आ गई टेबल के बारे में कि सबसे पहले आपने उसको कंसोलिडेट कर लिया, और दूसरा ये है कि आपने उसको एपीए स्टाइल में कन्वर्ट कर लिया जिसमें वर्टिकल लाइंस नहीं थी, हॉरिजॉन्टल लाइंस थी सिर्फ और सिर्फ हेडिंग्स के ऊपर नीचे लास्ट लाइन थी, एंड ऊपर आपने उसका नाम लिख दिया। नाम कैसे लिखा? अगर ये तीसरे चैप्टर का सिक्स्थ टेबल होता तो इसका नाम क्या होता? टेबल 3.6। 3.6। गुड। अगर ये पांचवें चैप्टर में दूसरा टेबल होता तो 5.2। 5.2। ये किसको बात अगर नहीं समझ आई तो प्लीज पूछ लें। सर मतलब हर चैप्टर के लिहाज से नए चैप्टर के अंदर 1 से शुरू हो जाएंगे टेबल्स अगर जी, 1 वो 4.1 3.2 इस तरह फिर शुरू हो जाएंगे। यस सर। अगर एक ही टेबल है, फॉर एग्जांपल पहले चैप्टर में आपने कोई ऐसा डेटा देना है और उसमें एक टेबल बनाया आपने, तो 1.1 होगा, टेबल 1.1। अगर उस चैप्टर में कोई और टेबल नहीं है तो बस ठीक है, 1.1 टेबल रह जाएगा, खत्म। अगले चैप्टर्स में जाकर चीजें शुरू हो जाएंगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है आपके थीसिस में। अब मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी चीज बताने लगा हूं कि ये मेरे टेबल थे, कॉपी और पेस्ट। अब इन टेबल्स की शक्ल देखो और इस टेबल की शक्ल देखो। कुछ लोग पता है, कुछ बच्चे ज्यादा उसके चक्कर में बनने के चक्कर में कहते हैं सर इसको हम ठीक कर लेते हैं, इसको यही ठीक कर लेते हैं। ये आपको बहुत तंग करेगा। यहाँ जब आपका एक्सेल पे एक दफा हाथ खुल गया तो फिर आपको जान छूट जाएगी। दूसरा, अब मैंने ये एक टेबल बना लिया ना, ये मेरे पास डेटा सेव है, ये टेबल्स मेरे पास बने हुए सेव्ड हैं। कल को मसला होगा तो ये शीट अलहदा से भी सेव्ड है। सो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैं फिलहाल इसको हटा रहा हूं और हम जा रहे हैं अपने दूसरे एनालिसिस की तरफ। मैं शीट जरा दूसरी खोल लूँ, ये शीट गलत वाली। दूसरे एनालिसिस से जाने से पहले मैं आपको थोड़ी सी ये चीज बता दूं। ये वीडियोस भी मैंने आपके लिए बनाई हुई हैं, आप दोबारा जाके वहां से देख भी सकते हो। लेकिन ये ये एक वैल्यू है ट्रॉनबॉक्स अल्फा। एक्चुअली ये टेस्ट जो यूज होता है, इसको हम आके ले जाते हैं अपने उसी में। सॉरी, मैं जरा थोड़ा सा
रिलायबिलिटी एनालिसिस का हम इसको टेस्ट कहते हैं, और इसमें हमें ये कुछ वैल्यूज जो हैं ये चाहिए होती हैं समझने के लिए। इसके साथ अच्छा जी, अब हमने ये देखना है कि जो हमारे पास हमारा क्वेश्चनर है उसकी रिलायबिलिटी कितनी है, या रिलायबिलिटी है भी या नहीं है। ओके सॉरी। अच्छा, क्रॉनबैक्स अल्फा जो है, अब दोबारा से इसको जरा पढ़ लेते हैं। एक्चुअली क्रॉनबैक्स अल्फा आपकी इंटरनल कंसिस्टेंसी मेजर करता है। थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूं, मैं कह रहा हूं जरा एक चीज ठीक हो जाए। रिलायबिलिटी एनालिसिस हम करते हैं, जो भी हम एसपीएसएस पे करेंगे। रिलायबिलिटी एनालिसिस में हम ये चेक करते हैं कि हमारा क्रॉनबैक अल्फा जो है ये कितना है। कैसे चेक करते हैं वो भी हम देखते हैं। ये क्रॉनबैक अल्फास की वैल्यू अगर आए तो ये मतलब होता है उससे। ये जरा गौर से देखें कि अगर अबव 0.9 है तो उसका मतलब है कि एक्सेलेंट वैल्यूज है। 0.8 टू 0.9 है तो गुड है। ये जरा एक दफा वैल्यूज पढ़ें और इनको थोड़ा सा अपने पास लिख लें या याद कर लें। लिख लें तो बेहतर है, ताकि आपको जरा थोड़ी सी उसके बाद हम बार बार इस पे वापस नहीं आएंगे, आपके पास क्लैरिटी होगी, आप फौरन उसका एनालिसिस खुद कर लोगे। तो इसको अपने पास जरा लिख लो, एक सेकेंड। अच्छा जी, अब इसको करने का तरीका देखें जरा। आपने जाना है एनालाइज पे, स्केल रिलायबिलिटी एनालिसिस, एनालाइज स्केल रिलायबिलिटी एनालिसिस। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूं ये विंडो आ जाती है मेरे पास। अब यहां बड़ा केयरफुली स्टेप करने की जरूरत है। यहां स्टेप केयरफुली ये करने की जरूरत है कि एक टाइम पे एनालिसिस करते वक्त एक टाइम पे एक वेरिएबल की सारी आइटम्स को आपने शिफ्ट करना है इधर। ये बात गौर से सारे लोग सुन रहे हैं। एक टाइम पे सिर्फ हम फॉर्मलाइजेशन की सारी आइटम्स को इकट्ठा रख के चेक कर रहे हैं कि क्या इनका कोई इशू तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं है, इंटरनल कंसिस्टेंसी ठीक है, और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। ये अल्फा ऑलरेडी लगा हुआ है, इसको कुछ और करने की जरूरत नहीं। और क्लिक करते हैं, ये मेरे पास टेबल आ गया। ये वो आपको नजर आ रहा है टेबल, नंबर ऑफ आइटम 7, क्रॉनबैक अल्फा की वैल्यू 0.859। ये जरा मुझे बताएं कि 0.859 वैल्यू आ गई है मेरे पहले वेरिएबल की
इसका मतलब उन वेरिएबल, उन वैल्यूज को देखते हुए जरा बताएं कि इसका मतलब क्या है। इतने रिस्पॉन्सेज आए? नहीं नहीं नहीं, जो भी मैंने आपको, सर इट मींस कि रिजल्ट गुड है, ये जो आपको दिखाई थी गुड वैल्यूज, में आएगा। गुड मैन। हाँ, इन वैल्यूज को देखते हुए आपने बताना है कि क्या मतलब क्या है इसका। गुड में आएगा, बाकी लोग। सर मुझे ये बताएं कि ये जो क्रॉन बैच अल्फा है, ये क्या रिलेशनशिप बता के बताता है कि ये गुड है, एक्सीलेंट, एक्सेप्टेबल है? नहीं 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 नहीं, नहीं। इसका मैं आपको बताता हूँ ये मैथमेटिकली कर क्या रहा होता है। ये जरा देखिए, ये क्या कह रहा है, क्या मेजर कर रहा है? इंटरनल इंटरनल। कंसिस्टेंसी। इंटरनल कंसिस्टेंसी मेजर कर रहा होता है। अब इंटरनल कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है और कैसे मेजर कर रहा होता है? अ, इसकी तरफ देखें, इन रिस्पॉन्सेज की तरफ। ये नजर आ रहे हैं ना रिस्पॉन्सेज? यस सर। इन रिस्पॉन्सेज की तरफ देखते हुए मुझे बताएं कि इनकी अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो ये लाइन बनेगी, ये। अब इनको जरा एक दफा जल्दी से क्विक पढ़ो कि ये सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बात कर रहे हैं। जरा एक दफा जल्दी से इसको पढ़ो ताकि थोड़ा मैं आपको समझाने में मुझे आसानी हो। प्लीज सारे गौर से जरा इसको पढ़ें कि क्या पूछना चाह रहा है। रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बात कर रहा है कि जी सर। रूल एग्जिस्ट करता है, ये है वो है, सारी चीजें फॉर्मलाइजेशन के बारे में बात कर रहा है। अच्छा, अब अगर इसी क्वेश्चनर पे फॉर एग्जांपल इसका फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखो, if a written rule does not cover any situation, we make up informal rules for doing things as we go along। कहता है अगर कोई रूल नहीं है तो हमको नया रूल बना लेते हैं। ठीक है, नया रूल जल्दी से बना के फिर काम करते हैं। इस पे अगर वो बंदा कह रहा है, 5 का आंसर दे रहा है स्ट्रांगली अग्री, इसका मतलब है कि ये बंदा जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है वहां रूल्स एंड रेगुलेशंस बड़े स्ट्रिक्टली फॉलो होते हैं। ये बात समझ आ गई? अच्छा, अब दूसरी तरफ मैं उससे ये सवाल पूछता हूं, यूजुअली माय कांटेक्ट विद माय कंपनी एंड इट्स रिप्रेजेंटेटिव्स इन्वॉल्व्स डूइंग थिंग्स बाय द बुक, बाय द रूल बुक। अगर इसमें वो जवाब देता है ये, 1 स्ट्रांगली डिसएग्री, यहां वो जवाब देता है स्ट्रांगली एग्री, इसका मतलब हुआ कि ये तो बड़ा कॉन्ट्रास्ट सा आ रहा है, एक को वो ये जवाब दे रहा है, एक को वो ये जवाब दे रहा है, ये तो बात ना सही बनी। तो जो क्रॉनबैक अल्फा मेजर करता है वो ये देखता है कि इंटरनली जब रिप्लाई कर रहा था तो कितना कंसिस्टेंट था। तो लाइन आपकी यहीं रहती है,
बजाय इसके कि एक 5 है, एक 1 है, एक 5 है, एक 1 है, एक 5 है, एक 1 है, दो एक्सट्रीम्स पे आंसर्स आ रहे हैं, इसका मतलब है कि गड़बड़ है। ये आपने क्वेश्चंस ठीक नहीं बनाए, इसका मतलब है एक मतलब ये है कि शायद ये क्वेश्चंस ठीक नहीं बनाए, बिकॉज ये सारे एक ही चीज को मेजर कर रहे हैं। इसी तरह अगर इसकी कंसिस्टेंसी हम देखें, आप कहते हो कि आई ऑफन फाइंड माई सेल्फ टोटली इन्वॉल्व इन थिंकिंग अबाउट न्यू आइडियाज, और वो कहता है यस, स्ट्रांगली एग्री कि यहां मैं तो हर टाइम अपने आप को बस कुछ ना कुछ सोच में ही पाता हूं। और दूसरी तरफ जब आप उससे पूछते हो कि आई एंजॉय प्रॉब्लम सॉल्विंग एट माई वर्क, वो कहता है मैं बिल्कुल भी इंजॉय नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ कि या तो वो ये बात गलत कर रहा है या वो ये बात गलत कर रहा है, दोनों के एक्सट्रीम आंसर्स बता रहा है। तो क्रॉनबैक अल्फा एक्चुअली इंटरनल कंसिस्टेंसी मेजर करता है कि कितना बंदा कंसिस्टेंट है जवाब देने में। इस पे कोई क्वेश्चन या कोई बात समझ में आ रही हो तो जरा बताओ। सर हम सिंगल पर्सन का मेजर करेंगे? नहीं, हम सारे लोगों का मेजर कर रहे हैं, लेकिन वो सिंगल प्लस सब लोगों का इकट्ठा मेजर कर रहा होता है उसको। अभी एक और चीज हम देखते हैं, अभी हम सबका कर रहे होते हैं बच्चे। अभी 309 मेरे पास सैंपल साइज है ना इस शीट में, मैं 309 का ही कर रहा हूं, लेकिन वो कैलकुलेशन खुद ही ऐसी करता है कि वो सिंगल को खुद ब खुद कैलकुलेट कर लेता है कि सिंगल में कितना वेरिएंस आ रहा है और सब में कितना वेरिएंस आ रहा है। सिंगल के ओके सर। वेरिएंस से ही वेरिएंस निकालता है। हाँ जी, किसी और का कोई क्वेश्चन इसका? तो इंटरनल कंसिस्टेंसी मेजर करता है इंटरनली कितना कंसिस्टेंट तरीके से आपका सैंपल आया है। कई दफा हम अगर ये स्टेटमेंट गलत लिखते हैं, कई दफा ये स्टेटमेंट गलत लिखते हैं और जवाब देने वाला सही जवाब ना दे सके, तो फिर हमें वो बता देता है कि आपके स्केल में कोई इशू है, इसको दोबारा रिवाइज करें। देखें, देखो अब प्रॉब्लम क्या आता है, लोग सही तरह फिल नहीं करते चीजें, जिसकी वजह से रिसर्चर को इशू आ सकता है। तो वो इश्यूज कैन बी देयर। जी, इसका कोई क्वेश्चन? ओके। तो सर इट्स मीन कि ये जो क्वेश्चन है ये एक दूसरे से लिंक हैं। अगर एक का जवाब गलत आएगा, सही देते हैं, दूसरे का गलत देते हैं, तो फिर क्रॉन अल्फा बैच पे जी इसका इफेक्ट जी पड़ेगा। जी, अगर आप एक का क्वेश्चन पढ़ के दे रहे हैं, दूसरे का ऐसे तुक्का लगा रहे हैं। एक और चीज देखो, मैं आपको साथ एक कॉन्सेप्ट भी समझा दूं। जब आप क्वेश्चन फिल भी कर रहे हो, कुछ लोगों ने ना इसको ऐसे बनाया होता है, और से देखना क्या होने लगा है। मैंने आर इसमें डाला, अब क्या हुआ है, मैंने रिवर्स क्वेश्चन बना दिया। क्वेश्चन एक्चुअली था आई एंजॉय प्रॉब्लम सॉल्विंग एट माई वर्क प्लेस, आई डू नॉट एंजॉय। ये सारे मैं एक डायरेक्शन में पूछ रहा हूं सवाल, इसको मैंने जानबूझ के रिवर्स बना दिया। तो अब एक्चुअली होना क्या चाहिए कि अगर वो कहता है कि आई डू नॉट एंजॉय प्रॉब्लम सॉल्विंग एट वर्क प्लेस, अगर वो एंजॉय करता है तो यहां टिक करेगा। तो कई दफा आप इस तरह के रिवर्स क्वेश्चन खुद रखते हो, उसकी फिर रिवर्स कोडिंग करते हो। रिवर्स कोडिंग का क्या मतलब है कि अगर उसने 1 जवाब दिया है तो आप उसको 5 लिखते हो, अगर उसने 5 दिया है तो आप 1 लिखते हो, अगर उसने 2 जवाब दिया 4 लिखते हो, 4 जवाब दिया तो 2 लिखते हो, 3 का 3 ही रहने देते हो। ये कई दफा रिवर्स क्वेश्चंस भी होते हैं इसमें, जो कि रिसर्चर ने खुद रखे होते हैं इन ऑर्डर टू सी कि उसने क्या यहाँ पेंसिल पकड़ के 5 5 5 5 5 5 तो नहीं लगा दिए सारे। ये चीजें क्रॉनबैक अल्फा एक्चुअली मेजर कर रहा होता है कि क्या आपका स्केल ठीक भी था कि ऐसे ही बस आपने वो कर लिया।
हाँ जी, क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट, एनालाइज, स्केल, रिलायबिलिटी एनालिसिस। अब क्या है, मैंने फॉर्मलाइजेशन का नहीं करना, ये मैं कर चुका हूं। इसको मैं रीसेट करता हूं, एक दफा इसको कर लेता हूं, मगर इसका टेबल हमें चाहिए होगा। दोबारा मैं शॉर्टकट पे गया, रिलायबिलिटी एनालिसिस पे गया, रीसेट किया। अभी क्या करूं? सेकंड वेरिएबल को सिलेक्ट करेंगे। सर उसमें ऑल क्वेश्चंस, ऑल सारे वेरिएबल्स ये ठीक है। होंगे सर। यस सर। ये रिजल्ट बताएं जरा। सर गुड में गुड में फॉलो कर रहे हैं। जी सर 0.9 से लेस है। 0.8 से ज्यादा है, 0.9 से लेस है, तो दिस इज ऑल्सो गुड स्केल। व्हाट टू डू नाउ? अब पूरा एनालिसिस, पूरा पाथ मुझे को बताएं। दोबारा मैंने करना है लास्ट वाले वेरिएबल का। सर रीसेट करेंगे, शॉर्टकट पे जाएंगे। शॉर्टकट पे चले जाए, यहाँ पूरा पाथ बताओ जरा, एनालाइज से कैसे जाएंगे? एनालाइज, स्केल, रिलायबिलिटी एनालिसिस। सर इसे रीसेट करेंगे। रीसेट कर दिया। सर और अब जो थर्ड हमारा वेरिएबल था, उसके आई वाला जो वेरिएबल था, उसके सर सारे क्वेश्चंस हम सिलेक्ट करेंगे, फिर उसे दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे। ओके, फिर जी रिजल्ट्स। गुड है सर। गुड है। ये प्रोसेस किस किस को? सर एक क्वेश्चन है जी जी। सर, यहाँ पे नंबर ऑफ जो आइटम्स हैं वो टोटल 17 है। नहीं नहीं, कहाँ पे? सर ये जैसे कि ऊपर आपने किया है नंबर ऑफ आइटम 11 है और नीचे 9 है, तो टोटल 21 आइटम हो गए। हमने इससे पहले भी किया है, 7 में है। 28 आइटम, तो सर इनका एक साथ में नहीं हो सकता या अलग अलग हमें करना पड़ेगा? देखो, एक साथ कर लेते हैं, होता नहीं, ये पक्की बात है, यही मिसकंसेप्शन है। प्रॉब्लम पता क्या है? ये वेरिएबल कुछ और है, वो वेरिएबल कुछ और है, वो वेरिएबल कुछ और है। उसका जवाब कुछ और बनता है, उसका जवाब कुछ और बनता है। देखो, ओवरऑल डिक्रीज कर गया। ओवरऑल नहीं करना, ये तो पक्का ज़हन में रखो। ओवरऑल करना टेक्निकली गलत है। ये ऐसी है कि मैं 3 बच्चों को, एक एक बच्चा है 10 क्वेश्चन करता है पेपर में, दूसरा 10 करता है, तीसरा 10 करता है क्वेश्चन। मैं तीनों का रिजल्ट इकट्ठा बना के सब पे एवरेज लगा दूं। समझ आई? ठीक हो गया, समझ गया। मुझे जरा वासित, आप बताओ कि इसका पूरा पाथ क्या था? ये क्या था क्रॉनबैक अल्फा? किस चीज को मेजर करता है, और क्या, कैसे हम इसको एसपीएसएस में करते हैं?
वासिद आप क्लास में हो? ओके हैदर, जी सर। जी हैदर थोड़ा समझाएं क्रॉनबैक अल्फा क्या होता है? सर आपने अभी बताया ना कि क्रॉनबैक अल्फा होता है वो चेक करने के लिए वैलिडिटी आपके क्वेश्चनेयर की। अच्छा, फिर कैसे करते हैं वो? सर आप वो जो कैलकुलेशन होती है वो रन करता है ये, ठीक है ना, और उससे आपको फिर वो बताता है डेसिमल पॉइंट्स के अंदर कि सर्टेन उसका थ्रेशोल्ड है हर एक का, कि गुड, नॉर्मल, बैड, 0.1, 0.3, 0.5, 0.9 एटसेट्रा एटसेट्रा। अच्छा, अभी जो हमने 3 किए हैं उनकी क्या क्या आई हैं? सर मैं स्क्रीन नहीं देख रहा था सर, सॉरी। सर मैं ये हैदर बच्चे आप किधर देख रहे थे फिर? सर एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ सर। नहीं, क्लास में हो तब तो ठीक है। सर ये थोड़ी सी ड्यूटी दे रहा हूँ सर, आप खुद देख लें ताकि कोई झूठ या शक की गुंजाइश ना हो सर। वो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर फायदा नहीं ना होता ये चीजें, अगर मैंने आपसे जब पूछनी है तो तब गड़बड़ होनी है। नहीं नहीं सर, इंशाल्लाह मैं अभी ये साथ जाके मैं जो मेरा अगर इस तरह काम करते हुए सर हो जाए ना प्रॉब्लम, मैं वो फिर लेक्चर रिवाइज कर लेता हूँ जाके यूट्यूब पे सर। अच्छा, लेकिन YouTube का लेक्चर रिवाइज करने का प्रॉब्लम ये होता है कि वो रिवाइज तो इसलिए होता है खुदा ना खास्ता के चक्कर में, कोशिश करा वो क्लास के टाइम पे ड्यूटी खत्म कर दो। जी सर, बस इंशाल्लाह ये आज थोड़ी मजबूरी थी सर, मैं बाकी सारी बैठ के सही तरीके से लिया करूंगा। आई एम रियली सॉरी। ठीक है, चलो ख्याल रखो। अच्छा जी, बाकी लोगों में से कोई मुझे जरा बताए, रिवाइज करे पूरे कॉन्सेप्ट। बताऊं सर। जी साइड बताओ। सर ये इस तरह इसको ये फाइंड करता है ना आपकी रिलायबिलिटी के। मैं जैसे बताऊं कि आई लव टू वर्क इन माय ऑफिस, जी जी। और उसके साथ नीचे एक ऑप्शन हो उसमें मैं स्ट्रांगली एग्री करता हूँ ना, फिर नीचे एक ऑप्शन उसमें आएगा ना सर्वे में कि आई डोंट लाइक टू आई डोंट लाइक प्रॉब्लम्स इन माय ऑफिस। मतलब उसकी में मैं डिसएग्री कर लेता हूँ ना, तो इसका मतलब है कि मैं रॉन्ग सर्वे फिल किया हुआ है मैंने, कंसिस्टेंसी नहीं है उसमें मेरे ठीक है, बात तो। और कौन सी वैल्यूज क्या बताती हैं? सर क्या कौन सी वैल्यू क्या बताती है? क्या टेबल मतलब सर? टेबल जो हाँ हमने डिस्कस किया था। हाँ, उसमें वो बताती है ना 10, 9, वो 9 जो होता है वो एक्सीलेंट होता है, फिर 8 से लेकर 9 तक गुड होता है। तो टेबल देख के बता दो, कोई ऐसा इशू नहीं है। 0.9 है, 9 नहीं है उसमें, 9 10 नहीं है, पॉइंट्स है। सर रिलायबिलिटी बताता है। जी जी। सर 0.9 जो है ना वो एक्सीलेंट है, 0.8 टू 0.9 गुड है, फिर एक्सेप्टेबल है 7 से लेकर 8 तक, फिर क्वेश्चनेबल है 6 से 7 तक। ठीक हो गया। सही है सर। और कोई बच्चा मुझे बताया एसपीएसएस में किस पाथ से हम एनालिसिस करते हैं इसका? सर एनालाइज पे जाके वहाँ से स्केल सेलेक्ट करते हैं रिलायबिलिटी के। ठीक। तो फिर सर उसमें जो हमारे वेरिएबल्स हैं ना, उन्हें लेफ्ट से राइट में जो एक वेरिएबल जो एक से रिलेटेड है क्वेश्चंस, वो सारे हम राइट में शिफ्ट करके उसको फिर मेजर करते हैं। ठीक है, सबको नहीं लेते सर। बिल्कुल सही है। अच्छा जी, अब इसका भी हमने एक्सेल में टेबल बनाना होता है, बिकॉज इन टेबल्स को एज इट इज अगर कॉपी करें तो अगेन वही प्रॉब्लम है कि फॉर्मेटिंग के काम नहीं आते। तो इसके लिए हम एक्सेल का एक टेबल जो है वो बनाते हैं, सिंपल सा टेबल।
अब बेस्ट चीज ये है कि आप इसकी शीट 2 यूज करो। एक एक एनालिसिस आपने एक शीट पे बना लिया ना, तो नेक्स्ट शीट यूज करो। ये शीट पे आपका ये एनालिसिस सेव्ड रहेगा। यहां आ गए, यहां हमने क्या किया, यहां हमने लिखा जी सीरियल नंबर या सीरियल खाली भी काफी है। यहां हमने लिखा वेरिएबल नेम यहां हमने लिखा अल्फा और यहां हमने लिखा नंबर ऑफ आइटम्स। हमारे पास बिकॉज 3 वेरिएबल हैं तो 1 2 3। यहां हमने ऐड कर दिया वेरिएबल का नाम। फॉर्मलाइजेशन मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूं, क्रिएटिविटी इनोवेशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास कॉन्बैक अल्फास क्या आए थे, 884 888 842 0.884 888 0.842। नंबर ऑफ आइटम्स क्या थी इसकी, 7 11 9। ये हमारे पास एक टेबल बन गया। वैल्यूज गौर से देख के डालनी है कि गड़बड़ ना हो। इसको हमने सेंट्रल लाइन और वही कर दिया सारी चीजें, और यहां से इसको टाइम्स न्यू रोमन कर दिया। इस टेबल को यहां से उठाया, उठा के अगेन मैं अपने चैप्टर नंबर 4 में ले गया और यहां जाके मैंने किया टेबल 4.2 रिलाय, सॉरी मैं इसको जरा enlarge करता हूं, रिलायबिलिटी एनालिसिस। ये मेरे पास टेबल आ गया। अब इसको क्या करना है, ऑटो फिट टू विंडो, ठीक है। अब प्रेफरेबली पहले नो बॉर्डर कर दें, उसके बाद इसके बॉटम टॉप, मतलब इससे आप जल्दी भी कर सकोगे, मुझे पता है मैं जरा ज्यादा टाइम ले रहा हूँ। ये हो गया। अब आपने अगर इसका इंक्रीज करना है 1.5 2 जो मर्जी कर दो। आपका दूसरा टेबल बन गया। टेबल 4.2 आ गया बिकॉज टेबल ये 1 था वो 2 है। यहां तक कोई भी क्रॉनबैक अल्फा से कोई क्वेश्चन तो प्लीज बताएं। क्लियर? Yes, sir. Clear. सर इस तरह हो सकता है कि कौन ब्रांड अल्फा अगर हमारे ये बताता है कि आपके की जो इनकंसिस्टेंसी है वो ठीक है लेकिन रिजल्ट हमारे ठीक नहीं आते सर। जी बिल्कुल हो सकता है, 100% हो सकता है। हर एनालिसिस दूसरे एनालिसिस से फर्क है। हो सकता है आपका स्केल बहुत अच्छा आ रहा हो, आपका स्केल जबरदस्त आए और आपको पता चले कि आपका जो आगे जाके कोरिलेशंस वगैरह हैं वो तबाह हो गई हैं सारी। यस पॉसिबल। जी और कोई क्वेश्चन? ये गुड गुड क्वेश्चन।
तो यूजुअली लोग समझते हैं यहाँ एनालिसिस में चीजें ठीक आ गई तो ठीक है। क्लियर? अच्छा, लास्ट चीज जो आपके लिए काम आएगी डेफिनेटली, मेरे इसमें डेटा में नहीं आई तो मैं इसलिए, ये तो खैर बार बार टेस्टेड है इसलिए नहीं आई। सपोज करो कि इस सपोज ही करना, सिर्फ ये मेरी कुछ आइटम्स जो थी ना 7, ये मेरी आइटम्स थी फॉर माय फर्स्ट वेरिएबल, और इसको मैंने लगाया, टेस्ट लगाया, तो क्रॉनबैक अल्फा की वैल्यू जरा चेक करके मुझे रिजल्ट बताओ कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। व्हाट डू वी मीन बाय दीज रिजल्ट्स? इसमें वेरिएबल आपने डिफरेंट कर दिए ना, ये गलत नहीं हो गया? नहीं, वो गलत तो हो गया। मैंने कहा सपोज कर लो कि ये एक किस्म की आइटम थी और आपके ये रिजल्ट्स आए हैं। सर रिजल्ट पुअर आए हैं और इसमें हमने जो चंद वेरिएबल्स हैं वो ऐड किए हैं। वेरिएबल एडिशन वाला मसला छोड़ दो ज़हन में। सपोज करो आपने अपना एनालिसिस किया है और ये रिजल्ट आया है। अनएक्सेप्टेबल सर। अनएक्सेप्टेबल है, हाँ जी। बाकी लोग? सर रिजल्ट चेंज करने पड़ेंगे हमें ताकि रिलायबल रिजल्ट्स आए। अच्छा, अब मसला ये है कि सपोज यहां हमने आके 400 का डेटा कलेक्ट कर लिया हुआ है और हमें पता चला कि ये तो स्केल ही ठीक नहीं था, आगे मूव ही नहीं कर सकते। अब क्या करें? वी आर इन प्रॉब्लम। आपने एक पहले चैप्टर 3 में पढ़ाया था डेमोग्राफिक्स के, हम चेक करते हैं उससे पहले। डेमोग्राफिक तो सिर्फ ये चेक करेगा ना कि किस तरह के लोग थे। अच्छा, वो इसे नहीं मेजर करेगा सर? वो इससे मेजर नहीं होता, वो जो पहले हमने टेबल बनाया उससे मेजर हो रहा है वो। ठीक सर। ये देखें कि किस तरह के लोग थे, ये एजुकेशन, जेंडर वगैरह, ये तो हमें पता चल गया, खैर है। बट प्रॉब्लम है कि हमारा स्केल ठीक नहीं निकला या लोगों ने जो जवाब दिए हैं वो ठीक नहीं निकले, तो दिस इज अ प्रॉब्लम। और अगर हमने 400-500 लोगों का डेटा कलेक्ट कर चुके हैं तो फिर तो दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। अब सब सब यहाँ तो डिस्कार्ड कर दें हम क्वेश्चनर, क्योंकि एक भी वेरिएबल का डेटा ठीक नहीं है, तो इसका मतलब है सारा क्वेश्चनर फारिग हो गया, हो खत्म हो गया। सर इसमें ये हो सकता है कि हम नंबर ऑफ आइटम को डिक्रीज करके रिजल्ट चेक करें और जिसमें प्रॉब्लम आ रही है उसको अलग से हम चेक करें। ओके, गुड। सर आपने एक दफा बताया था कि अगर हम जी, पूरे क्वेश्चनर्स मतलब थोड़े क्वेश्चनर्स पहले करें, फिर उसको चेक करें, फिर उसके बाद बाकी करें। वेरी गुड, बोथ पॉइंट्स आर वेरी वेरी गुड। ये सर मीन के पायलट टेस्टिंग। बिल्कुल, पायलट टेस्टिंग भी कर सकते हैं, उससे आइडिया हो जाता है। लेकिन पायलट टेस्टिंग के वक्त भी कौन सी आइटम तंग कर रही है, कौन सा एक स्टेटमेंट ज्यादा तंग कर रही है, वो कैसे पता चलेगा? सर ये कि हम करें जो नंबर ऑफ आइटम को डिक्रीज कर लेते हैं, पहले 6 का देख लेते हैं, फिर इनका काम हम आपस में यही चेक। काम हम यही करेंगे, लेकिन इतना लंबा छोड़ डालने के बजाय कि हम 7 आइटम्स हैं तो उसके कोई बन जाएंगे, कोई 21 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, हम वो काम करते फिरें। तो एसपीएसएस में हमें ये फैसिलिटेट करता है कि आप इसमें एक फंक्शन लगा दें, उस फंक्शन को आप क्लिक करें, एसपीएसएस खुद ही आपको बता देता है कि भाई कौन सी आइटम कौन सी आइटम तंग कर रही है, कौन सी 1 2 3 आइटम जो हैं वो ज्यादा आपके डेटा को खराब कर रही है। ठीक है, तो उसके लिए जरा देखें कि हम क्या करेंगे। वी विल गो बैक टू आवर एनालाइज पार्ट, इसी जगह पे एनालाइज स्केल रिलायबिलिटी पे चले जाएंगे और यहां जाके हम
ये हमने आइटम्स रखी हुई हैं ऑलरेडी, यहाँ स्टैटिस्टिक्स में चले गए, स्टैटिस्टिक्स में गए, बाकी तो जरूरत नहीं है हमें। एक ये जरा ऑप्शन जो मैंने चेक की है, इसको पढ़ना, गौर से पढ़ना, ये क्या कह रही है, गौर से पढ़ना। हाँ जी, कोई पढ़ के सुनाता है मुझे क्या चीज है ये? स्केल इफ आइटम डिलीटेड। ओके गुड, मुझे पता है आपको इंग्लिश सबको आती है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आप जरा समझ लो ताकि आपको आगे टेबल पढ़ना आसान हो। स्केल इफ आइटम डिलीटेड, मैंने इसको चेक किया और कंटिन्यू कर दिया, ओके प्रेस किया। अब इसने दोबारा मुझे एनालिसिस दिया कि आपका क्रॉनबैक अल्फा 0.52 है, 0.526 है और 7 आइटम से मेजर हुआ है। तो ये साथ एक टेबल जरा देखें और इसकी ये एंड वाली वैल्यूज देखें जरा, ये लास्ट वाली, और ऊपर पढ़े जरा क्या लिखा हुआ है। ये एक्चुअली ये बता रहा है कि अगर आप गौर से सुनना ये चीज, अगर आप ये आइटम को रिमूव करते हैं तो आपका क्रॉनबैक अल्फा 0.543 हो जाएगा। अगर आप ये आइटम को रिमूव करते हैं तो आपका क्रॉनबैक अल्फा 0.599 हो जाएगा, और अगर आप उससे नीचे वाली को रिमूव करते हैं तो क्रॉनबैक अल्फा 0.594 हो जाएगा, which means that these 3 items are not good items। ये रिमूव करने से ये इंक्रीज होता है, ये आइटम रिमूव करने से ये वाली क्रॉनबैक अल्फा यहां से यहां तक चला जाएगा। मैंने फॉर एग्जांपल मैंने कहा ये दूसरी आइटम जो है ना, इससे 0.599 हो रहा है, तो जरा मैं इसको रिमूव करके देखता हूं कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो मैंने इस वहां वापस गया और मैंने सेकंड आइटम को रिमूव करके दोबारा क्रॉनबैक अल्फा लगाया, तो अब उसने कहा है कि 0.599 हो गया है बिकॉज वो आइटम हमने रिमूव कर दिया। लेकिन अगर वो कहता है कि आप ये वाली आइटम एजुकेशन वाली भी रिमूव कर देंगे तो फिर आपका क्रॉनबैक अल्फा मजीद बेहतर हो जाएगा, 0.668 हो जाएगा। तो मैं स्टेप बाय चला जाता हूं, मैं कहता हूं ठीक है ये एजुकेशन वाली भी रिमूव कर दो जी। अब वो कहता है कि अगर आप जेंडर को भी रिमूव करते हैं तो 0.717 हो जाता है। तो मैं वापस गया, मैंने जेंडर को भी रिमूव किया और मेरा क्रॉनबैक अल्फा जो है वो किसी हद तक सही सूरत पे आ गया। अब देखें, अब कोई रिमूव करने की जरूरत है आइटम? सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। हम्म, सर हम ऑलरेडी इनको अलग अलग तो कर रहे थे वेरिएबल्स को। बच्चे मैंने सपोज किया सिर्फ, ओके मैंने सपोज किया कि वो जेंडर वेंडर जो थी वो सारी इसी की आइटम्स थी, ठीक है? ठीक है सर। मतलब वो मैंने जी सर अगर आपका सुपरवाइजर टैकल करता है कि आपको ये कहता है कि आपने ये आइटम क्यों नहीं इंक्लूड की, तो उसका फिर किस तरह हम जवाब देंगे? आप इसी टेबल के थ्रू उसका जवाब देंगे कि ये आइटम हमें तंग कर रही थी, क्रॉनबैक अल्फा तंग कर रहा था। देखो कई दफा, अब एक एग्जांपल सुनना, आपका क्वेश्चन एटलीस्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छा ये मैं आपको, इसके अलावा किसी को कोई और क्वेश्चन तो नहीं इस बारे में? अच्छा चलो मैं थोड़ी सी आपको एक चीज बताता हूं, फिर उसके बाद दोबारा क्वेश्चन हुआ तो प्लीज करना। हमने कहा कि हम स्केल जो है वो अडेप्ट करते हैं, विच मीन्स हम स्केल जो है वो अपना किसी प्रीवियस रिसर्च से लेते हैं, ऐसे ही है। अब फॉर एग्जांपल एक रिसर्च हुई है बेल्जियम में,
और वहां लोगों ने मेजर किया है हैप्पीनेस का स्केल। हैप्पीनेस का स्केल मेजर करते वक्त उन्होंने एक आइटम ये भी डाली हुई थी कि आई गो टू अ पार्टी एवरी वीक। ठीक है, नीचे एक और आइटम थी, आई ड्रिंक 2 to 3 cans ऑफ बियर एवरी वीक। ये उनके लिए हैप्पीनेस है ना, सपोज कर रहे हैं हम। आपने वही स्केल उठाया और समझा कि ये मैं पाकिस्तान में यूज कर लेता हूं। जब आपने पाकिस्तान में वो स्केल यूज करने की कोशिश की है तो अब आपको पता है क्या हुआ है? सेम आइटम जो वहां हैप्पीनेस को मेजर कर रही थी, यहां लोग आप उसको जवाब भी नहीं देंगे आपको और स्ट्रांगली डिसएग्री कहेंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपने हैप्पीनेस ठीक तरीके से मेजर नहीं की। इसका ये मतलब हुआ कि एक आइटम जो थी वो गड़बड़ कर रही थी, तो वो आइटम निकालने में कोई ऐसा हर्ज नहीं है। इसी तरह किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसी चीज मेजर हुई थी जो कि वहां एग्जिस्ट करती थी, आपने गलती से या ना जानते हुए या वैसे आपको मसला हुआ तो आपने वो डाल दी अपने स्केल में, तो वो हो सकता है वो गड़बड़ कर रही हो सकता है आपकी एक आइटम जो है उसकी वर्डिंग इंग्लिश की लोगों को समझ ही ना आई हो। जिस तरह के लोगों से आपने डेटा कलेक्ट किया उनको पता ही ना हो उस वर्ड का, तो वो एक आइटम अगर तंग कर रही है तो एक आइटम आप निकाल दें। ये ऐसे ही है जैसे आप चावल या दाल बनाने लगते हो तो आप पहले उसकी क्लीनिंग कर लेते हो कि इसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो खराब आगे एनालिसिस में चली जाए, तो आप जितने भी उसमें पत्थर और वो चीजें होते हैं वो निकाल के साइड पे कर देते हो। तो अगर सुपरवाइजर कहे उसको तमीज से ये समझा दें कि जी ये तरीका है, आइटम हमने इसके डिलीट की है। हाँ, अब ये नहीं है, इसका प्लीज ये चीज ध्यान में रखना, ये बात नहीं है कि आपकी 7 आइटम थी और आपने 5 रिमूव कर दी हैं और आप कहो जी नहीं ये बस रिमूव होती हैं। उसका मतलब ये है कि आपकी 1 किलो दाल में 800 ग्राम पत्थर थे, तो इसका मतलब दाल सारी खराब है। तो जो मैक्सिमम है कि आप, अब ये मैं वैसे बात कर रहा हूं, अगर आपकी कम से कम 3-4 आइटम्स बचनी चाहिए, कम से कम 3-4 आइटम्स बच जानी चाहिए और आप जो रिमूव करो वो 33% से ज्यादा ना हो। ये जनरल एक रूल है, स्पेसिफिक नहीं है, ऐसे ही एक बात आपको बताइए, तो ये एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर आप कहो कि मैंने 70% आइटम्स रिमूव कर दी हैं, फिर फायदा नहीं है। हाँ जी, कुछ क्लियर हुआ? जब रिजल्ट रन करेंगे कोरिलेशन के, तो उसमें भी रिमूव करने पड़ेंगे या इंक्लूड नहीं करने नहीं पड़ेंगे? नहीं नहीं, इस लेवल पे रिमूव होता तो कर लें, उसके बाद नहीं कर सकते। इस लेवल पे अगर करना है तो कर लें, उसके बाद किसी जगह पे आप रिमूव नहीं कर सकते आइटम, फिर तो फायदा नहीं है ना, फिर तो एनालिसिस सही नहीं होगा। और दूसरी एक और बात जरा ध्यान में रखो, अगर कोरिलेशन या आगे जो चीजें जाके आएंगी अगर वो ठीक नहीं आती तो ये भी फाइंडिंग्स होती हैं। यहां तक आपकी जिम्मेदारी थी कि आपने सवाल ठीक बनाए हैं, ऐसे किया वैसे किया। इसका ये मतलब नहीं कि आपने रिजल्ट जानबूझ के मैनिपुलेट करने हैं। एक्चुअली रिसर्च में जो भी वैल्यूज आए वो फाइंडिंग्स ही होती हैं। ठीक है, सर वो एथिक्स वाली बात आ जाएगी बीच में। जी जी, वो एथिक्स वाली बात ही आती है ना। आपने देखो, आप जो भी रिसर्च की फाइंडिंग्स आ रही हैं आपने बस उनको रिपोर्ट करना है।
नेगेटिव आ रही हैं, पॉजिटिव आ रही हैं, इनसिग्निफिकेंट आ रही हैं, एक मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड बात बता रहा हूँ, ऑल्दो ये रिकॉर्ड हो रहा है बट फिर भी ऑफ द रिकॉर्ड आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे रिसर्चर्स जो एवेलुएट कर रहे होते हैं रिसर्च को, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। वो कहते हैं जी नहीं, आपकी वैल्यू सिग्निफिकेंट ही आनी चाहिए तभी आपका थीसिस ठीक है, विच इज मिसकंसेप्शन। एक जगह पे एक चीज नहीं एग्जिस्ट करती तो आप उसको जबरदस्ती तो नहीं कह सकते कि एग्जिस्ट करती है। और सेकेंडरी डेटा जो है, जो फाइनेंस वाले लोगों का है, उसमें तो ये आपके पास ये भी चांस नहीं है, बिकॉज डेटा भी वेरीफाइड है। क्वेश्चनर में तो बंदा चलो कह सकता है जी उसने ये फिल किया था, मैं क्या करूं, बस जैसा किया है वैसे ही है। मैनिपुलेशन के चांसेस शायद थोड़े बहुत हों, बट सेकेंडरी डेटा में तो आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते, वो तो डेटा अवेलेबल है। वो किस जिंदगी रहती जिंदगी तक आपको किसी टाइम भी कोई क्वेश्चन कर सकता है। सर ये जो रिजल्ट्स आते हैं, क्योंकि मैंने जो सुना है, जो हमारे फाइनेंस के टीचर ने बताया था कि इसमें वो कह रहे थे कि एटलीस्ट आपके ना 3 सिग्निफिकेंस और 2 अनसिग्निफिकेंस आने चाहिए ताकि रिलायबल हो रिजल्ट। मे बी वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हो टीचर, और किस तरीके से कह रहे थे मुझे नहीं, मैं उस पर कॉमेंट नहीं कर सकता। लेकिन मुझे ये बात बताओ, जब डेटा ही आपका कह रहा है कि ये चीज नहीं है तो फिर कैसे लेके आएंगे? सर पास स्टडी में अगर कह रहे हो तो फिर देखो, पास स्टडी में कह रहे थे कि जमीन जो है वो फ्लैट जगह है, नई स्टडी में पता चला नहीं नहीं ये तो गोल होती है। तो क्या करें इसको? पास्ट के साथ नहीं भी मिल रहा तो क्या हो गया? आपकी अगर मेरी आपकी नौकरी आज चली जाए तो हमें फंड मिलेगा? नो सर। नहीं मिलेगा ना किसी को भी। किसी के फादर मदर की जॉब जाती है, हमें कोई फंड नहीं मिलता। लेकिन अगर यही स्टडी आप ऑस्ट्रेलिया में या कॉमनवेल्थ कंट्रीज में करो, जो सॉरी वेलफेयर कंट्रीज में करो, तो वहां रिजल्ट्स फर्क होंगे। तो वहां सैलरी का रोल नहीं है मोटिवेशन में, ज्यादा होगा बट बहुत ज्यादा नहीं। हम काम ही सैलरी के लिए कर रहे होते हैं। तो सिचुएशंस फर्क है ना, इसीलिए तो हम ये डेटा टेस्ट करते हैं बार बार, वरना आपको भी सर तो पता है। थ्योरीज चेंज हो जाएंगी, थ्योरीज चेंज हो जाएंगी हर जगह थेरीज पे। चेंज, बिल्कुल थेरीज जो है वो चेंज हो जाएंगी ना। इसलिए तो हमने शुरू में वो जब पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कॉन्टेक्स्ट का बड़ा फर्क पड़ता है। तो अगर थेरीज रिजल्ट आपको नहीं ठीक दे रही तो क्या ऐसा मसला है? तो टेक्निकली और ट्रूली आपने तो ट्रुथ तक पहुंचना है ना। तो ट्रुथ तक तभी पहुंच सकते हैं जब आप जो वैल्यूज आ रही हैं ट्रू वो बता दें। बट आई ऑल्सो अग्री विद योर पॉइंट के, लेकिन वो मैं पहले आपको बता दिया, वो एवेल्युएटर से डर के कह रहे होते हैं लोग कि यार सारे हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गए तो लोग कहेंगे तुमने किया क्या है। नोबेल प्राइज का सबको पता है ना क्या होता है? यस सर। एक ऐसा बंदा है जिसने कोई बिलियंस ऑफ डॉलर्स वेस्ट किए हैं, बिल्कुल टोटल वेस्ट। और उसने लाइफ में 89 टाइम्स अटेम्प्ट की है, और हर दफा कहता था कि यहां से तेल जरूर मिलेगा, यहां से ऑयल जरूर मिलेगा, क्रूड ऑयल। और 89 की 89 टाइम्स वो फेल हुआ है, उसको नोबेल प्राइज मिला हुआ है। क्योंकि उसने 89 वेज बताए हैं जिससे ऑयल नहीं मिलता, लगता है मिलेगा लेकिन नहीं मिलता। बात समझ आई? हालांकि यस सर। उसको टोटलिटी में देखो तो वो फेलियर है, बट उसके फेलियर की वजह से हो सकता है कि कितने उसने बिलियन जाया किए हैं ना, अगले कई टाइम से बिलियन ट्रिलियंस बच सकते हैं, बिकॉज वो 89 मेथड्स जिनसे ऑयल डिटेक्ट किया जाता है लेकिन मिलता नहीं, वो आइंदा नहीं को लोग करेंगे।
तो इसलिए रिसर्च में ये बड़ी बड़ी चीजें हैं, बड़ा कॉन्टेक्स्ट है, बड़े इस तरह के छोटे छोटे इश्यूज हैं। अच्छा जी, उसको हम कहते हैं कंप्यूटिंग ऑफ वेरिएबल्स। आपको एसपीएसएस की शीट नजर आ रही है? यस अच्छा सर। जी, अब जी सर। ये लास्ट चीज है जो ज्यादा पर्टिकुलर क्वेश्चनर वालों के लिए है। उसके बाद की जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी प्राइमरी सेकेंडरी दोनों डेटा पे लगेंगी। लेकिन ये चीज इसलिए सबके लिए भी जरूरी है कि कई दफा आपको डेटा के साथ कुछ और भी प्लस माइनसेस करने पड़ते हैं, तो उसमें भी ये फंक्शन जो है ये काम आता है। अब जरा गौर से देखें, एक बंदे ने फॉर्मलाइजेशन पे हमें ये जवाब दिए हैं 7, दूसरे बंदे ने हमें ये 7 जवाब दिए हैं फॉर्मलाइजेशन पे, तीसरे ने ये, चौथे ने ये, पांचवें ने ये। इसी तरह एम्प्लॉय क्रिएटिविटी पे भी हमें लोगों ने ये 11 जवाब एक बंदे ने दिए हैं, ये दूसरे ने, ये तीसरे ने, ये चौथे ने, ये पांचवें ने, छठे ने। और इसी तरह हमें इनोवेशन के भी लोगों ने ये जवाब दिए हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जब हम नेक्स्ट एनालिसिस पे जाते हैं तो हम ये 7-8 चीजें यूज नहीं कर सकते। ये 7-8 चीजें हम यूज नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे कि मैं इसको जरा फाइल को दोबारा सेव कर लूं, बिकॉज ये डेटा मेरे पास है। अच्छा जी, इसको अगर हम ये देखें, इसको फिलहाल के लिए मैं डिलीट कर रहा हूं, इन तीनों वेरिएबल्स को क्लियर कर दिया, और मेरे पास समझो कि ये मेरा डेटा है। अब इन 7 आंसर्स को और 11 आंसर्स को और फिर 9 आंसर्स को मैंने एक में कन्वर्ट करना है। उस एक में कन्वर्ट करने के जो फंक्शन है उसको हम कहते हैं कॉम्पिटिशन ऑफ वेरिएबल। नाउ एक्चुअली होगा क्या, अगर हम इन सब को प्लस कर लें आंसर्स को और डिवाइडेड बाय 7 कर दें तो इन सारे आंसर्स का मीन आ जाएगा। ऐसे ही है? ये प्लीज समझ के जरा मुझे साथ साथ हेल्प भी करो, स्पेशली जो क्वेश्चनर यूज करने वाले लोग हैं। इन सातों को प्लस करें और डिवाइडेड बाय 7 कर दें तो एवरेज आ जाएगी, मीन आ जाएगा। हम क्या करेंगे कि हम इन सब का मीन एक्चुअली कैलकुलेट करना है, अलग-अलग आंसर्स का। तो इसके लिए भी हमें एसपीएसएस हेल्प करता है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं जाता हूं इस ट्रांसफॉर्म फंक्शन में, ट्रांसफॉर्म कंप्यूट वेरिएबल्स। जब मैं ये विंडो देखता हूं तो ये विंडो एक्चुअली कैलकुलेटर भी है एसपीएसएस का। जिस तरह मैनुअल कैलकुलेटर यूज कर रहे होते हैं या उसमें कंप्यूटर में, तो ये एसपीएसएस का कैलकुलेटर है। ये सारा डेटा है, ये हमारे पास न्यूमेरिक एक्सप्रेशन की विंडो है, और ये हमारे पास फंक्शन है, या फंक्शन नहीं भी लगाने तो ये हमारे पास कीबोर्ड है, इससे हम कुछ कर सकते हैं। तो हम एक्चुअली करना ये चाहते हैं कि हम इन 7 आइटम्स का मीन लेना चाहते हैं। इसके लिए मैंने क्या किया, बेस्ट इज कि आप इन कीज को यूज करें, टाइम चाहे ज्यादा लग जाए, गलती के चांसेस कम होते हैं। मैनुअली टाइप ना करें चीजें।
इसका मीन लेना चाहते हैं। अब मैंने इसका पहले टारगेट वेरिएबल का नाम रख दिया, फॉर्मलाइजेशन ये नाम है, इसमें भी इलीगल कैरेक्टर नहीं लेता। अब मैंने इसका मीन कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूंगा कि एक तरीका मेरे पास ये है, मैं मैन्युअली करूं, मुझे पता चले क्या हो रहा है। तो मैंने ब्रैकेट लगाई, ब्रैकेट लगाने के बाद इसको मैंने डबल क्लिक किया, ये उधर चला गया, प्लस डबल क्लिक 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 प्लस डबल क्लिक। ये मैंने 7 के 7 को मैंने प्लस कर लिया। अब मैं ब्रैकेट से बाहर निकलूंगा और डिवाइडेड बाय 7 का यहां कर देता हूं। ये मैंने क्या किया, जरा इस एक्सप्रेशन को गौर से पढ़ें कि एक्चुअली हो क्या रहा है। सिंपल बात है, एवरेज ले रहे हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि हम एवरेज हमने कैसे लिया, सबको प्लस करके ब्रैकेट से बाहर डिवाइडेड बाय 7। जब मैं ओके प्रेस कर देता हूं, मेक श्योर कि आपने यहां इसका नाम लिखा हुआ है और इसमें कोई गलती ना हो। तो मैंने ओके प्रेस किया तो उसने मुझे कमांड विंडो में बता दिया कि मैंने ये आपके लिए काम कर दिया है। अब जरा एक चीज देखना कि जब मैं इसके एंड पे जाता हूं डेटा के, तो यहां उसने मेरे लिए एक फॉर्मलाइजेशन का नया वेरिएबल क्रिएट कर दिया। ये देखें, ये उसने हर रिस्पॉन्स के 7 आंसर्स को प्लस करके डिवाइडेड बाय 7 करके ये मुझे सबके मीन दे दिए हैं, सबके जितने मेरे आंसर्स थे। इसी तरह अब मैंने अपना दूसरा वेरिएबल कंप्यूट करना है, उसमें क्या करूंगा, अब मुझे जरा गाइड करें। ट्रांसफॉर्म कंप्यूट वेरिएबल, ट्रांसफॉर्म रीसेट कर दूं इसको, और इसमें जी अब मैंने इसका नाम रख दिया इसमें वेरिएबल का हम एम्प्लॉई क्रिएटिविटी, ऐसे मैंने ये लिख लिया। एम्प्लॉई क्रिएटिविटी लिख लिया। अब मुझे बताएं कि अब क्या करूं। ब्रैकेट न्यूमेरिक ब्रैकेट लगा दी और EC1 लिख के प्लस EC1 EC2 प्लस प्लस EC3 प्लस EC2 प्लस EC3 प्लस EC4 अप टू 11 ये कर, और ब्रैकेट से बाहर निकल के सर डिवाइडेड बाय 11 आ जाएगा। हाँ जी, डिवाइडेड बाय 11 करना है। बाकी जरा मुझे बताएं सजदैन, डिवाइडेड बाय 11 क्यों कर रहे हैं? सजदैन और कोई बच्चा बताया कि हम डिवाइडेड बाय 11 क्यों कर रहे हैं? हैदर सर टोटल नंबर 11 है, इसलिए डिवाइड 11 से कर रहे हैं। सर जो टोटल होता है उससे करते हैं ना सर, मीन के लिए नंबर ऑफ आइटम्स 11 है तो हम 11 से डिवाइड कर रहे हैं। ओके गुड, थैंक यू। जी सर, ये कर दिया उसने, कहा जी ये भी कंप्यूट हो गया। मुझे 100% कंफर्म है, बट रिकंफर्म कर लेते हैं। ये देखें, ये उसने मीन्स लेके ये भी आपके लिए काम कर दिया। अच्छा जी, अब है थर्ड वेरिएबल, तो मैं डायरेक्ट कंप्यूट वेरिएबल पे भी जा सकता हूँ। रीसेट कर रहा हूं, यहां मैं आपको एक और मेथड सिखा रहा हूं। और मेथड क्या है कि आपके पास ये फंक्शंस हैं, तो यहां जाके मैं इसको कहता हूं कि मुझे मीन का फंक्शन चाहिए। ऑल फंक्शंस में मीन का फंक्शन चाहिए। ये देखें, यहां मैंने ऊपर ऑल किया, नीचे मीन टाइप किया तो मीन आ गया। अब वो कहता है मीन लेना है, तो किसका मीन लेना है? साथ वो हमें बता रहा है
कि अगर आपने मीन लेना है तो आप वैल्यूज डालें और कॉमास डालते रहें। ये बात समझ आई? तो हमने से ये कहा कि भाई हमने इनोवेशन का मीन लेना है, कॉमा इनोवेशन 2, कॉमा इनोवेशन 3, सॉरी ब्रैकेट से हम बाहर आ गए, इनोवेशन 3, कॉमा इनोवेशन 4, कॉमा इनोवेशन 5, कॉमा इनोवेशन 6, कॉमा इनोवेशन 7, कॉमा 8 एंड 9। यहाँ हमने इसका नाम लिख लिया इनोवेशन, और इसको हम अगर क्लिक करते हैं तो कहता है कि मैंने इन सब का मीन ले दिया। ये एक और तरीका है, इससे आप देखें कि इनोवेशन का भी मीन आ गया। तो ये 3 वेरिएबल्स आपके पास बन के ऑटोमेटिकली सब के सब रिस्पॉन्सेज के आपके पास आ गए। ठीक है, ये है आपने इन 7 और 8 और 11 और जो भी आइटम्स थी इनको आपने एक एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया, एक्चुअली मीन ले लिया सबके आंसर्स का। कुछ लोग, यहां तक आपका ये मसला खत्म हो गया, सिर्फ वैसे ही बता रहा हूं, कुछ लोग स्कोर भी लेते हैं, कुछ लोग स्कोर भी लेते हैं। इसका स्कोर का मतलब है सबको सिर्फ प्लस कर दिया, एवरेज नहीं ली, सिर्फ प्लस कर दिया। तो वो भी एक तरीका है, लेकिन हमने अपने एनालिसिस के लिए भी मीन ही लेना है। अच्छा जी, मीन ले लिया, अब हम इसको दोबारा सेव कर लेते हैं। और अब मीन लेने के बाद के जो काम हैं, ये सारे के सारे काम हर बंदे ने करने हैं, चाहे उसका सेकेंडरी डेटा है चाहे प्राइमरी डेटा है। समी एंड उस्मान, आप जरा गौर से एक बात सुनना, मुझे क्वेश्चन करना। फिर आपका जो डेटा होगा ना, आप समझे ये आपका डेटा है, इस तरह आप वैल्यूज लिख दोगे। आपको जो उससे पहले वाले स्टेप्स हैं ना, जितने भी हमने किए हैं, वो नहीं करने पड़ेंगे। आपका डायरेक्ट डेटा इस तरह बना बनाया आ जाएगा। ये बात समझ आई आपको? जी सर। ठीक है ना? यस सर। तो आप जब अपना डेटा कॉपी पेस्ट जो भी कर रहे होगे, आप समझें कि आप इस स्टेज पे ऑलरेडी पहुंचे होंगे। लेकिन आप अगर क्वेश्चनर वाले ये समझ रहे हैं कि इनके लिए बड़ा आसान है, तो इनका मतलब ये है कि ये एक एक वैल्यू, कोई एक वैल्यू ये पीडीएफ से उठा के बनाएंगे, और इनके पास बड़ा केयरफुल होना पड़ता है सेकेंडरी डेटा वाले बंदे को, कि गलती ना हो जाए कोई। ठीक है? जी सर, काफ़ी डिफिकल्ट होता है, उसमें से एक वैल्यू उठाते हैं पहले, ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट, वो हर एक को लिख के फिर। जी जी जी, वो खुदा ना खास्ता एक आधी वैल्यू गड़बड़ हो जाए तो समझे आपके रिजल्ट्स गड़बड़ होने के चांसेस बड़े हाई होते हैं। तो मैं इनको बता भी रहा हूँ बाकियों को, और आपको वार्न भी कर रहा हूँ कि आपने बड़ा केयरफुल रहना। और कई लोग ऐसे हैं जो अपने थीसिस के लिए लोग हायर करते हैं कि सेकेंडरी डेटा प्लीज हमें एक्सेल में पेस्ट कर दो। मतलब इतना ही डिफिकल्ट काम होता है, जिनको बहुत ज्यादा डेटा चाहिए होता है। खैर, ये हो गया जी। अब आपने ये करना है कि अब जितने भी एनालिसिस बाकी हैं वो सब ने ही करने हैं। तो हमारा जो पहला एनालिसिस है इसका, उसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। वो आप डेटा को फील करने के लिए एक्चुअली डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यूज कर रहे होते हो। जिसका मतलब ये है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए। डिस्क्रिप्टिव, उसमें कौन कौन सी चीजें हैं? बहुत सारी ऑप्शन है आपके पास, बट जो इंपॉर्टेंट वाली हैं, जो आपको जरूर मतलब करनी है, वो 4-5 ही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मीन है डेटा का,
स्टैंडर्ड डिविएशन है, स्क्यूनेस है, कुर्टोसिस है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज हैं। ये चीज़ें आप जो है वो इसमें कर सकते हो। और भी बड़ी सारी चीज़ें हैं, तो अभी हम देखते हैं कि कौन कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लास्ट थिंग बिफोर मूव ऑन टू आवर एनालिसिस, अब आगे जितने भी एनालिसिस होने हैं वो सारे कंप्यूटेड वेरिएबल्स पे होने हैं। इन आइटम्स का मसला समझने खत्म हो गया। इन आइटम्स को अब आपने कुछ नहीं करना। अब जितने एनालिसिस होने हैं वो इन कंप्यूटेड वेरिएबल्स पे होने हैं, इन सब पे। सो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के लिए हम क्या करते हैं? एनालाइज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव्स। पहले हम फ्रीक्वेंसीज पे गए थे जब हमने डेमोग्राफिक्स देखी थी। अब हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से डिस्क्रिप्टिव्स की तरफ जाएंगे। तो जब इसको क्लिक करते हैं तो ये विंडो आ जाती है। इस विंडो में अब वो कह रहा है कि कौन से डिस्क्रिप्टिव्स आपको चाहिए। तो सपोज मेरे पास ये तीन, या ये कल्चर और परफॉर्मेंस भी मैं फिलहाल ले रहा हूं, मैं इनको समझ रहा हूं कि मेरे कंप्यूटेड वेरिएबल्स हैं, इनको मैं इधर रख लेता हूं। और अब मेरे पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की कौन कौन सी ऑप्शंस हैं? तो मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं। मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन, मैक्सिमम, मिनिमम, वेरिएंस, रेंज, स्टैंडर्ड एरर मीन, कुर्टोसिस, स्क्यूनेस, ये काफ़ी सारी मेरे पास ऑप्शंस हैं। मैं इसमें ये जो ऑलरेडी चेक्ड हैं ये रहने देता हूं। मैं फर्दर कुर्टोसिस एंड स्क्यूनेस भी चेक कर देता हूं। चलो एक काम करते हैं ना, ये सारा कुछ ही फिलहाल चेक कर देते हैं। फिलहाल आपको करना नहीं है, लेकिन हम ये सारा कुछ ही कर लेते हैं। सम को भी चेक कर लेते हैं। एक चीज यहां मैं आपको रिमाइंड करा दूं, ये स्क्वायर टाइप बॉक्स होते हैं, इनका मतलब होता है कि जितने मर्जी प्रेस कर लें, मल्टीपल चेक्स कर सकते हैं। लेकिन ये जो राउंड वाला होता है, जहां ऑप्शन, यहाँ कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं, हर कोई नहीं सिलेक्ट। फॉर एग्जांपल वेरिएबल लिस्ट है ना, अगर मैं इसको करूंगा तो वो हट जाएगा। तो ये जो सर्कल वाले हैं इसका मतलब है कोई एक, ये जो है ये सारे इकट्ठे चल रहे होते हैं। तो अभी मैंने सबको किया और ओके कर दिया। ये देखें, ये सारी की सारी मेरे पास वैल्यूज आ गई। कल्चर की ये सारी वैल्यूज हैं, परफॉर्मेंस की ये सारी वैल्यूज हैं, फॉर्मलाइजेशन, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, ये सारी ये वैल्यूज मेरे पास आ गई। इसने क्या क्या निकाल दिया? एन निकाल दिया है, रेंज स्टैटिस्टिक्स की निकाल दी, और ये सारी चीजें आ गई। हम बिकॉज इन सब में इंटरेस्टेड नहीं है। अगर आप इंटरेस्टेड हों या कोई बच्चा ऐसा करना चाहे तो वो ठीक है, बट हम फिलहाल वी आर गोइंग टू गो बैक टू आवर डिस्क्रिप्टिव्स ऑप्शंस। हमें सिर्फ 4 चीजें चाहिए। हमें वो 4 चीजें जो चाहिए वो चाहिए मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन, स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस, 1 2 3 4। तो हम इन 4 वैल्यूज को सिर्फ ले लेते हैं और इन 4 वैल्यूज के साथ हमें स्टैंडर्ड एरर वगैरह साथ मिल जाता है। ये टेबल मेरे पास आ गया, इसको मैंने यहां से कॉपी किया, अपने उसी एक्सेल की फॉर्मेट में ले गया, नेक्स्ट शीट पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया और इसको भी अब मैंने ठीक करना है। सबसे पहले ये मुझे ज़रूरत नहीं है, मैंने इसको डिलीट कर दिया। एन की ज़रूरत नहीं है, मैंने डिलीट कर दिया। मीन मुझे चाहिए, मीन चाहिए, स्टैंडर्ड डिविएशन चाहिए, स्क्यूनेस चाहिए, कुर्टोसिस। स्क्यूनेस में भी ये स्टैंडर्ड एरर आ रहा है, इसको मैं उड़ा रहा हूँ क्योंकि हमें अभी फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये 4 वैल्यूज़ हमें चाहिए मेन। ये 4 वैल्यूज़ में अभी ये स्टैटिस्टिक्स आ रहा है, इसको भी मैं उड़ा सकता हूँ, ये भी एक्स्ट्रा है। तो ये 4 वैल्यूज़ हमारे पास जो हैं ये आ गई। इसको हम कर लेते हैं ठीक, और इसको 12 टाइम्स न्यू रोमन, और इसको हमने मज़ीद थोड़ा सा, स्टैंडर्ड डिविएशन को मैं SB लिख सकता हूँ, मीन को मैं M लिख सकता हूँ, स्क्यूनेस कुर्टोसिस पूरा पूरा लिखा रहेगा बिकॉज इनके एब्रीविएशन ना यूज़ करें तो बेहतर है। अब ये मेरे पास आ गया। इसी तरह मैंने यहाँ से ये सिलेक्ट किया, यहाँ से ये फॉर्मेटिंग कर दी और यहाँ से
ये फॉर्मेटिंग कर दी। इसको मैंने उठाया, ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा, इसलिए इसको आपने ज़रा देखना है कि ये दूसरा टेबल था हमारा, हमने लिखा, सॉरी अभी इसको पेस्ट कर देते हैं और इसको नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं। इसलिए मैं टेबल साथ साथ बना रहा हूँ कि इसकी हमें नेक्स्ट टाइम जो है इंटरप्रिटेशंस भी करनी है कि कैसे इंटरप्रेट करना है। अब क्या करना है, मैंने ऑटो फिट टू विंडो। अब मेरे पास अच्छी बात यह है कि ये ऊपर वाला टाइटल पहले ही बना हुआ है, तो मैं इसको टेबल 4.3 करके ये तो ऐसे ही चला सकता हूँ अपना काम। और अब इसको मैंने उसी तरह APA फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया, नो बॉर्डर्स, लोअर बॉर्डर लगा देता हूँ और इसको लोअर एंड अपर बॉर्डर लगा देता हूँ। ये ले, ये मेरा जो है वो स्क्यूनेस कर्टोसिस वाला जो डेटा है उसका ये टेबल बन गया। और इस टेबल को फॉर एग्जांपल 1.5 या 2 जो भी मैंने इसको रेंजेस देनी है मैं कर, ये मेरा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का टेबल बन गया। अब एक यहाँ मसला आया, क्योंकि सारे टेबल्स में आपको आ सकता है, ये 4-4 डेसिमल प्लेसेस तक चीजें जा रही हैं, 5-5 4-4 तक जा रही हैं। APA के मुताबिक 2 to 3, मेरे ख्याल में 3 रखें और थ्रू आउट उसको 3 ही रहने दें। तो अगर मैं यहां जाके इसको अभी करेक्ट कर लूं, फॉर एग्जांपल यहां मेरे पास ऑप्शन है इसकी, इससे मैं अपने डेसिमल प्लेसेस चेंज कर सकता हूं। मैंने 3 डेसिमल प्लेसेस पे सारे का सारा डेटा रख लिया। अब मैं इसको थोड़ा सा मजीद तो 3 डेसिमल प्लेसेस तक आपकी सारी वैल्यूज आनी चाहिए, उससे ज़्यादा आती हैं तो फिर वो बेहतर नहीं रहता, बिकॉज आप पूरे के पूरे जितने आपके टेबल्स हैं थ्रू आउट योर पीसेस आप यही रखेंगे। नो बॉर्डर्स, बॉटम, ये आपका टेबल बन गया। इसको हम उड़ा देते हैं और ये हमारे पास 4.3 टेबल बन गया। अब इसमें जो चीजें आपने देखनी होती है ना, वो देखनी है स्क्यूनेस। स्क्यूनेस जो है ये वैसे ही मैं लिख रहा हूं आपकी यादें आने के लिए, ये ऐसे लिखना नहीं है, आपने ये वाली चीज लिखनी नहीं है, इसको मैं नीचे करके ले जाता हूं। स्क्यूनेस पहली बात, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस शुड बी हियर 0, 0 के पास पास इनकी वैल्यूज होनी चाहिए। बट if they are within their range, then your data is considered normal। ये असल में प्रॉब्लम पता क्या है, इसको एज बहुत स्ट्रिक्ट रूल नहीं रखना जहन में, बिकॉज आप कहीं और पढ़ोगे तो कंफ्यूज होगे कि सर तो कह रहे थे ऐसे वैसे नॉर्मल होता है। ये डिफरेंट रिसर्चर ने डिफरेंट वैल्यूज दी हुई हैं पहली बात, और डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा के लिए डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। तो कुछ नहीं तो आपने एटलीस्ट जो भी वैल्यूज आती हैं उनको रिपोर्ट करना होता है। बट थोड़ा सा आपको गाइड कर दूं, फॉर स्क्यूनेस द
the range can be -1 to +1, and for kurtosis the range can be, मतलब इस रेंज में आ जाए वो, रेंज is -3 to +3। अब इस चीज को देखते हुए जरा मुझे ये बताएं कि क्या हमारे पास ये जो वैल्यूज आ रही हैं ये ठीक है या गड़बड़ है। इसको पढ़ें और मुझे बताएं कि ये ठीक है या नहीं। सर ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में मिनिमम और मैक्सिमम स्टैटिस्टिक्स नहीं लेंगे? वो भी ले सकते हैं, लेकिन उसकी एज सच आपको ज्यादा जरूरत नहीं होती। और दूसरा क्वेश्चन ये है सर, ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जस्ट कम्यूट वेरिएबल्स ही आप ले सकते हैं या आप ओवरऑल सारे भी ले सकते हैं? देखो आप एनालिसिस करोगे जवाब तो आपको सारे दे देगा, लेकिन ज्यादा जरूरी जो है वो आपके लिए कंप्यूटेड वेरिएबल की ये चीजें कैलकुलेट करना जरूरी है। लाइक के सर अगर आप जेंडर से लेकर अपने और ओवरऑल जितने भी आइटम्स हैं अगर उनकी डिस्क्रिप्टिव वैल्यू निकालते हैं तो कर सकते हैं वो भी कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं, सिर्फ उसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन है। मैं आपको कॉन्ट्रडिक्शन बता देता हूँ। मसलन यहाँ मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे एजुकेशन वाइज लोग कितने हैं, तो मैंने यहाँ से जाके डिस्क्रिप्टिव्स में गया और ये 3 चीजें मैंने इधर रखी और इनको चेक कर लिया, ये मेरे पास आंसर आ गया। चलो इसको मैं दोबारा ऑप्शंस भी लगा दूँ। सर अगर यहाँ पे अगर आप सारे वेरिएबल अगर ले लें जेंडर से लेकर सारे ओवरऑल जितने भी हैं, सारे कर लेते हैं, 1 मिनट। और मिनिमम मैक्सिमम फायदा नहीं है इसका कोई। व्हाट डू यू वांट टू इंटरप्रेट? आप अगर लिखना चाहते हो इसको अपेंडिक्स में डाल सकते हो, लेकिन ये सेकेंडरी डेटा के लिए तो शायद यूजफुल हो। प्राइमरी डेटा में आप क्या कहना चाह रहे हो? अगर तो ये कुछ चीज डिस्क्राइब करने के काम आते हैं जो आपका रिसर्च का पार्ट था, फिर अच्छी बात है, करो। बट ये एक्सेस इंफॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। ठीक है, एनालिसिस तो कुछ भी कर देगा, एसपीएसएस का कोई मसला नहीं है, उसको जो डेटा दोगे वो एनालिसिस कर देगा। बट कौन सा एनालिसिस करना है और किसका फायदा है वो एक्चुअली हमने देखना है। अच्छा सॉरी, जेंडर का हम करने लगे थे और एजुकेशन वगैरह का। इसमें आप देखो कि आपको इससे क्या फायदा हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल जेंडर का मीन आया है 1.43। इसका मतलब क्या है? ज्यादा लोग 2 की तरफ हैं। एवरेज एक्सपीरियंस ऑफ पीपल इज नॉट 2.73 years, बट जो सेकंड और थर्ड ऑप्शन थी उसके दरमियान। हाँ, इसमें आपको ये फायदा हो सकता है कि एक क्विकली हम एक नया एनालिसिस करते हैं। हम एक वेरिएबल बनाते हैं नया, एज। ये मैं थोड़ी देर के लिए बना रहा हूँ, फिर इसको डिलीट करते हैं। एज का वेरिएबल बनाया और एज हमने लोगों की ईयर्स में एज लिख दी। किसी की 23 इयर्स है, किसी की 43 है, किसी की 30 है, 33 है, किसी की 21 है, किसी की 65 है, किसी की ये है, किसी की ये, किसी की ये। ये समझ आ रही है? हम ईयर्स में एज लिख रहे हैं। तो हमें देखना है कि हमारा एवरेज एज क्या बनती है लोगों की।
समझो ये हमारी एज थी लोगों की। ठीक है जी, ये हमारे लोगों की एवरेज एज थी और हमने उनके ईयर्स ही लिख दिए हैं। अब यहां मैं ये कर सकता हूं कि अगर यहां मैं सिर्फ एज देखना चाहूं कि मेरे पास एवरेज एज लोगों की क्या थी, तो वो मुझे बता देगा। मिनिमम 21 साल का बंदा था, मैक्सिमम 65 ईयर्स का बंदा था। जो एज बन रही है वो ये बन रही है 41.23। ये थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दे सकता है। देखो डिपेंड ये करता है कि आपको कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, उस तरह का एनालिसिस आप कर सकते हो। एक और चीज आपको करवा दूं चलो साथ, फिर बाकी नेक्स्ट उस पर हम करेंगे। अगर आप ये देखना चाहते हो कि मेल ज्यादा पढ़े लिखे थे या फीमेल ज्यादा पढ़े लिखे थे, या जेंडर का एजुकेशन के साथ क्या रिलेशनशिप था, या जेंडर का एक्सपीरियंस के साथ क्या रिलेशनशिप था, या इन सब का आपस में क्या रिलेशनशिप था, तो फिर भी आपके पास बड़ी अच्छी इसमें ऑप्शन होती है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में गए और ये क्रॉस टैब में चले गए, ये वेरी यूजफुल फॉर सम रिसर्चर्स। मैं कहता हूं मुझे जेंडर का एक्सपीरियंस के साथ और एज के साथ, सॉरी एजुकेशन के साथ जरा बताएं कि क्या हालात हैं। या चलो अभी इसको सिंपल रखते हैं पहले, जेंडर और एक्सपीरियंस। अब ये देखें, उसने कहा मेल जो थे 15, समझ आ रही है? 50, सर आपकी आवाज रुकी थी सर। सॉरी अब आ रही है आवाज? यस सर। क्रॉस टैब तक पता चल गया? जी सर। हाँ जी, मैंने क्रॉस टैब लगाई थी जेंडर और एक्सपीरियंस की। मुझे पता ये चला कि 15 लोग, मेल 15 ऐसे हैं मेरे सैंपल में जिनका ये एक्सपीरियंस है, 50 ऐसे हैं जिनका ये एक्सपीरियंस है, 45 ऐसे हैं, 33 ऐसे हैं, टोटल 143 मेल्स हैं, और फीमेल्स इसी तरह, और टोटल ये है हालात। मैंने कहा नहीं, मुझे अब आप एक और इसमें डाल के दें कि मुझे एजुकेशन का भी बताएं। मैं एजुकेशन का भी लगा सकता हूँ इसमें। ये देखें आप, अब मुझे इस टेबल को देख के जरा वैसे बताओ कि कोई ऐसा मेल है जो इंटरमीडिएट हो और उसका 1.5 इयर्स एक्सपीरियंस हो। कोई भी नहीं है सर। ओके, ऐसी फीमेल जो पीएचडी हो और उसका 11 इयर्स का एक्सपीरियंस हो, 11 इयर्स और अबव का। 2 मेल है, फीमेल कोई भी नहीं है सर। फीमेल कोई नहीं। ऐसी कोई फीमेल है जिसका बैचलर्स हो और 1 to 5 इयर्स का एक्सपीरियंस हो। 12 फीमेल है सर। वेरी गुड, शाबाश। सो क्रॉस टैब आपको इस तरह की डिस्क्रिप्टिव चीजें भी दे सकता है। मुझे बताओ टोटल ऐसे मेल कितने हैं जिनकी मास्टर्स डिग्री है और वो लेस देन 1 ईयर एक्सपीरियंस है अभी उनका? 10 सर। 10। 10 मेल है। तो सिंपल एनालिसिस, लेकिन आप देखो कि ये कितने बड़े उसने आपको रिजल्ट्स दे दिए हैं। तो उसके लिए आप क्रॉस टैब भी यूज कर सकते हो। क्लियर? यस सर। अब फॉर एग्जांपल इसमें मैं एक और चीज ऐड कर देता हूं। ये लो, एक और लेयर मैंने एज की भी ऐड कर दी। मैंने कहा मुझे क्लस्टर्ड बार चार्ट भी दिखा दो।
प्रेस कर दो टेबल्स को, पता नहीं अभी क्या फंक्शन करेगा। अच्छा, ये लें, एजुकेशन का इंटरमीडिएट एजुकेशन वाइज जेंडर बता दिया उसने। मजीद इसके टेबल्स अभी बना लेते हैं और देख लेते हैं। ये लें, ये टेबल आ गया। ये एज के साथ अलहदा इसने बना दिया। इसके अलहदा से ग्राफ्स बना दिए। तो ये आप जितना ज़्यादा इसके साथ एक्सपेरिमेंट्स करोगे, जितना ज़्यादा खेलोगे, उतना ही ज़्यादा आपको ये फ़ायदा देगा और उतना ही ज़्यादा आपको सही चीज़ें पता चलेंगी। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। ओके, सो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और क्रॉस टैब किसी हद तक आपको आई होप क्लियर हो गई है। नेक्स्ट जो चीज है वो हमने मूव करना है कोरिलेशन की तरफ। उसको हम दोबारा से नेक्स्ट बन रहा होगा, उसमें हम जाते हैं एनालाइज, कोरिलेट, बाइवेरिएट। और हमने इसको यहां से ऑन किया एंड हम अपनी जो कोरिलेशन है, फॉर एग्जांपल एज को तो हम नहीं ले रहे, ऐसे ही मैं इन सारे वेरिएबल्स को डाल रहा हूं इधर और मैं कहता हूं इसकी मुझे कोरिलेशन लगा दे। इसमें कोई ऑप्शन, कोई चीज करने की जरूरत नहीं होती, ऑलरेडी पियर्सन्स कोरिलेशन ऑलरेडी सिलेक्टेड होती है। स्पेयरमैन कुछ लोग करते हैं लेकिन हमने नहीं करनी फिलहाल, इसका बहुत अलहदा से एक एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्लास में कहोगे तो मैं आपको थोड़ा सा समझा दूंगा। सो जब आप ये करते हो, टू टेल्ड वन टेल भी हम नेक्स्ट क्लास में समझ लेंगे थोड़ा सा। और इसको जब ओके करते हैं तो ये हमारे पास कोरिलेशन का टेबल आ जाता है। ये सारी हमारे पास वैल्यूज आ गई कोरिलेशन। अब कोरिलेशन को पढ़ने का तरीका एक्चुअली अभी अगर हमें आ जाए तो काफ़ी है, नेक्स्ट क्लास में फिर इसकी एक्सप्लेनेशन हम करेंगे। कोई ये मैट्रिक्स है, जैसे यहाँ कल्चर, परफॉर्मेंस और ये चीज़ें इस तरफ आ रही हैं, फॉर्मलाइजेशन, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, इसी तरह ये इस तरफ भी आ रही हैं, कल्चर, परफॉर्मेंस, फॉर्मलाइजेशन, क्रिएटिविटी, इनोवेशन। तो ये लाइन इस तरफ जा रही है, ये लाइन इस तरफ जा रही है, ठीक है। अब कोई भी दो वेरिएबल्स के दरमियान अगर आपने कोरिलेशन देखनी है तो उनको यहां से मैच कर लें। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि कल्चर और परफॉर्मेंस के दरमियान क्या कोरिलेशन है, तो यहां से मैं फॉर एग्जांपल कल्चर को पकड़ता हूं और आगे मूव करते 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 ये परफॉर्मेंस आ गई, सॉरी परफॉर्मेंस किधर है, ये है, सॉरी ये है। मैंने कहा कल्चर का परफॉर्मेंस के साथ क्या रिलेशनशिप है, तो कल्चर इधर से आया, परफॉर्मेंस इधर से आई, तो ये जो बॉक्स है ये मुझे एक्चुअली बता रहा है
कि ये क्या कोरिलेशन बनता है, और ये मुझे साथ में वैल्यू बता रहा है कोरिलेशन इज सिग्निफिकेंट एट 0.00 लेवल। अब मुझे आप जरा बताएं कि फॉर्मलाइजेशन और परफॉर्मेंस का क्या कोरिलेशन आ रहा है। -0.332। ठीक है, बाकी लोग भी बताएं कि ये सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। तो सही कह रहे हैं, और टू टेल्ड है ये। टू टेल्ड है, अच्छा। आप लोगों में से मुझे जरा बासित आप बताएं क्रिएटिविटी और इनोवेशन का क्या कोरिलेशन आ रहा है। हैदर आप बता दो। सर इनोवेशन और क्रिएटिविटी और इनोवेशन। सर क्रिएटिविटी और इनोवेशन मैं आपको भी बताता हूँ सर। क्रिएटिविटी और इनोवेशन की कोरिलेशन आ रही है सर 0.833 इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर। ठीक है, बिल्कुल यही है, थैंक यू, गुड। जी समी आप बताएं इनोवेशन और कल्चर का क्या आ रहा है। सर ये 0.392 आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखें ये 0.932 इधर तो आ ही रहा है, ये एक जगह पे तो आ रहा है ना, यहाँ भी आ रहा है यही। तो ये मिरर इमेज है एक दूसरे का, इसका मतलब है ये जो ऊपर की वैल्यूज है ना सारी, ये 1 के ऊपर वाली या 1 के नीचे वाली, ये सेम वैल्यूज हैं। 0.932 ये 0.87 0.87 पॉइंट ये हम नेक्स्ट क्लास में मजीद इसको देखेंगे। बट इस चीज को जरा देख के मुझे समझाओ कि ये वैल्यूज साथ साथ क्यों, डबल वैल्यूज क्यों आ रही हैं। सर ये दोनों सेम इनोवेशन और कल्चर की सेम है, और दूसरी साइड से देखो कल्चर और इनोवेशन। मैट्रिक्स है ना, तो दोनों तरफ से वैल्यूज मैच कर रही होंगी इसलिए सेम आ रही हैं। ठीक है, तो इसको पढ़ने का तरीका आपको आना चाहिए। सर ये 1-1 सब में आ रहा है, ये क्या है? 1-1 इसलिए आ रहा है कि कल्चर का कल्चर के साथ 1 है, परफॉर्मेंस का परफॉर्मेंस के साथ 1 है, फॉर्मलाइजेशन का फॉर्मलाइजेशन के साथ 1 है, क्रिएटिविटी का क्रिएटिविटी के साथ 1 है, इनोवेशन का इनोवेशन के साथ 1 है। क्योंकि ये तो सेम है ना आपस में, इसकी अभी इंटरप्रिटेशन करेंगे तो फिर समझ आएगी।